ठीक है, इसलिए एक बार विजुअल देख लो, बस उतना क्लियर होना चाहिए। टॉपिक जो है क्या करेंगे हम लोग आज, एमसीक्यू किस पे बेस्ड। नितिन क्या बोला इसको तुमने, ये असर्शन, असर्शन एंड रीजन। असर्शन का मीन्स होता है फोर्सफुली स्टेट, मतलब किसी चीज को आप फोर्स करके कह रहे हैं कि ये है, ठीक है। अब दूसरा इसमें होगा रीजन, तो जो स्टेटमेंट है उसका रीजन एक गिवन होगा, आपको बताना ये है। इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, फैमिलियर करना है आप लोगों को सिर्फ इससे, बाकी कुछ नहीं, आप कर लोगे, सिंपल होता है, स्टेटमेंट पता है कौन से लॉ का कौन सा नॉर्मली पता होता है, लेकिन जब एक बार कर लोगे प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो तुम फैमिलियर होगा, और मे भी एविटिव क्वेश्चन भी आपको मिल जाए, पॉसिबिलिटी सारी है, क्योंकि आएंगे तो वहीं से जो सीबीएसई ने डिसाइड कर रखा है, कुछ नया तरीका तो बनेगा नहीं पूरा। तो यहां सबसे पहले जो गाइडलाइंस है पहले वो शेयर कर लेते हैं, जो लोग ऑनलाइन जिन्होंने ज्वाइन कर रखी होगी उनको हेल्प हो जाएगी, लवी ने की होगी तो ठीक है, नहीं की होगी तो तुम्हारा फर्स्ट, जैसे ये रूल्स हैं, इसलिए यहां तुम्हें दिख रहा होगा अपने विजुअल में, स्क्रीन पे बेलैंक दिख रहा है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ एफरेशन ए इफ गिवन फॉलोड बाय ए करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट वन ऑफ द ईच क्वेश्चन। ए पार्ट का मतलब होगा अगर ये दोनों सही है, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एफरेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरे पार्ट में क्या है, बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट का। और सी में क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, असर्शन सही है रीजन गलत है। और डी में क्या है, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है, ठीक है। तो यहां तो बात खत्म हो गई। तो हमारे पास में कितने ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये 4 ऑप्शन रहेंगे। इसमें ए एंड आर दोनों की बात होगी, और आर क्या है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में क्या है, ए हाँ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी और डी में क्या है, तो ए ट्रू है आर फॉल्स है, और डी में अच्छा ए फॉल्स है और आर भी फॉल्स है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को क्वेश्चन बताने हैं। तो आज ज्यादा विजुअल में हम नहीं रहेंगे, आज ज्यादा विजुअल में क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो देख लेते हैं, मैं यहाँ पे चेक कर, लवी ने ज्वाइन किया है क्या आज, नहीं, कोई बात नहीं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है सबको, इसलिए जरा यहां से रीड करो इस क्वेश्चन को, यहां से इसको अपनी तरफ कर सकते हो। हाँ एक्सपेरिमेंट, हाँ हाँ वो वहां तक बाहर आ जाएगा इजीली। वैसे तो हमें रीड, हाँ वहां पर रीड करो तो वॉइस आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो यहाँ तुम लोगों को क्वेश्चन में अपने दिख रहा है जो फर्स्ट है, assertion जो ongoing away from the point charge electric field decreases at the slower rate than the case of charge dipole, r in the case of point charge is 1 upon r square और dipole 1 upon r cube। तो क्या लगता है तुम लोगों को, ए ऑप्शन होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन जो होगा हमारा ए करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन तो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी, इन्होंने क्या ही आपने देख ही लिया उतने में। जैसे ये क्या है, डाइपोल है, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट चार्ज है, यहां पर ले लिया, स्मॉल क्यू ले लेते हैं या कैपिटल क्यू ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आर डिस्टेंस पे है पॉइंट चार्ज से, और डाइपोल के सेंटर से एक्चुअली डिस्टेंस मेजर की जाती है। आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, यहाँ पॉइंट पी है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1 अपॉन क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डाइपोल के केस में फॉर्मूला क्या होगा, हाँ एक्सेस पे एंड डाउन पोजीशन पे होगा, तो 2p अपॉन
आर क्यूब होगा। तो रेट कौन सी स्लो है? आर क्यूब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये क्यूब है, तो इसमें डेफिनेटली ये सही हो जाएगा। सही बताया तुम लोगों ने, ठीक है। आगे भी ऐसे ही बताते रहना। सेकंड सारे क्वेश्चन बहुत इजी से होते हैं, लेकिन बस ये कि देख लेते हैं सेकंड क्या है। वैसे तुम लोग पास में ऑलरेडी क्वेश्चन है ही, तो तुम लोग अपना हमसे पहले देख सकते हो, लेकिन फिर भी क्या है असर्शन में क्या गिवन है? मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस स्लाइटली व्हेन इट इज नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ओबेज द कंजर्वेशन लॉ। इसमें बी ऑप्शन का मीनिंग क्या हुआ? yes. हाँ, तो ये करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। इस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी ऑप्शन अगर है तो उसको आप डायरेक्टली बी क्लिक कर सकते हो। बी ऑप्शन हमने इस पर बना दिया है स्क्रीन पे, ठीक है, तुम लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है। बी में कुछ डाउट है? डाउट हो तो बता देना, आज क्लास तुम ही लोग भरोसे है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, चेक कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आज ज्यादातर हमें उम्मीद है कि तुम लोग बता दोगे मैक्सिमम एक आदमी पर। नेक्स्ट है हमारा कूलम्ब फोर्स इज नॉन सेंट्रल, यही है ना? कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस चेंजेस व्हेन द थर्ड चार्ज इज ब्रॉट नियर टू देम। देखो पहली चीज तो ये गिवन है कूलम्ब फोर्स इज नॉन सेंट्रल, तो ऐसा नहीं होता। कोलम्बिक फोर्सेज है सेंट्रल फोर्स, ऑल द फोर्सेज विच आर एक्टिंग टुवर्ड्स और अबे, ठीक है, अ पॉइंट आर सेंट्रल। तो कोलम्ब्स में भी चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही होता है ना, तो सेंट्रल तो है ही। तो स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, ये असर्शन तो रॉन्ग हो गया, फॉल्स है। फिर दूसरा जो रीजन की बात हो रही है, कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस चेंजेस व्हेन द थर्ड चार्ज, रीजन चेंज हो जाता है कूलम्ब जब हम लोग a charge is always imagined as the isolated, it is not affected by the other charges near it। तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है। तो इसमें assertion and reason both are false, तो डी होना चाहिए। वापस आ जाते सर से बता देते। फिलहाल इसका थर्ड था ना क्वेश्चन ये, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। सबसे पहली बात कि कोलम्बिक फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, ये उसका एग्जांपल भी है, ग्रेविटेशनल भी है, तो असर्शन तो रॉन्ग है ही है। बात रीजन की है। रीजन में इन्होंने क्या बोला कि अगर दो चार्जेस हैं, ये Q और Q है, और इनके बीच में कोई थर्ड चार्ज रख दिया गया, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स चेंज हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप इनके बीच सिर्फ आपको मैटर करेगी डिस्टेंस कितनी गिवन है और चार्जेस का अमाउंट क्या है। तो जब भी आप, ये तीसरा रखा हुआ है लेकिन फिर भी आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये Q यहां पर हो या ये Q यहां पर ना हो, इसका कोई इफेक्ट इस फोर्स पे नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब रीजन भी रॉन्ग है, फॉल्स है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन होगा, दोनों ही फॉल्स है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बोर्ड पे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होगी। इसमें असर्शन आपको गिवन है, द लाइटनिंग कंडक्टर एट द टॉप ऑफ ए हाई बिल्डिंग हैव द शार्प पॉइंटेड एंड, यही है, ये एर्थ है। तो मेले में भी एर्थ आएगा, तो फोर्थ देख लेते हैं, पहले चेक करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं। हालांकि पहले ये भी बता सकते थे। हालांकि अभी आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन रीड करके बता कौन सा है। मतलब एर्थ के बाद है क्या ये? 1 मिनट चेक कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ए पॉइंट टू लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, और रीजन गिवन है इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। अगर बी आर चाहिए तो ये गलत हो नहीं सकता। अरे ऑप्शन ही ठीक है, तो हमें ए को सेट करना पड़ेगा। ए सही करोगे, कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग क्या सही लग रहा है, फिर वो बताओ।
बी, बी का मतलब हुआ ये assertion रीजन है ना, assertion is true, R is the not correct explanation of, ये कहना चाह रहे हो। अगर इसको एक बार हम रीड करते हैं, स्क्रीन पे अभी भी तुम्हारे सामने है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज टू द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल वी अप्लाई a potential difference across the ends of a conductor, one end is positive and other end is negative। नेगेटिव एंड क्या होगा, लोअर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव एंड। तो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज विच मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। तो इसका मतलब असर्शन सही है, ठीक है ना। और सेकंड कंडीशन में उसका रीजन भी यही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं होता तो इधर फ्लो नहीं होता, अगर ये पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आता। तो इसका मतलब ये दोनों ही करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसीलिए हो रहा है, हो रहा। हाँ कोई बात नहीं, वो एक आध क्वेश्चन में मिसिंग होता है, कोई बात नहीं, एक आध मिस्टेक तो होंगी, लेकिन यहां हो जाए अच्छी बात है, बाद में ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड का ऑप्शन हमारे पास में होना चाहिए ए, सही होना चाहिए ना, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसको रब कर लेते हैं, ज्यादा स्पेस ले लिया इस पे बोर्ड ने। क्योंकि जब तक आप ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो पूरे चैप्टर पूरे के पूरे रीड कर लेने का, टॉपिक प्रिपेयर कर लेने का कोई मीनिंग नहीं है, अगर ये नहीं हुए पूरा, क्योंकि आना तो यही है फाइनली। नेक्स्ट वाला देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। ये है असर्शन, इसमें जो गिवन है, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड within a closed surface, the electric flux through the surface will be 0। तो असर्शन तो सही है, चेक करो, तुम्हारे नेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी तो इसलिए कभी। और रीजन में गिवन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग द चार्ज, नेचर ऑफ द क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग द चार्ज। सी ऑप्शन में क्या है, ये अच्छा ए ट्रू है, असर्शन तो सही है ना। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड विदिन अ क्लोज सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी 0, तो सही है, क्योंकि नेट चार्ज तो 0 हो गया ना इनक्लोज, तो असर्शन तो सही है। अब आर की बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग द चार्ज। कौन सा सरफेस चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, ऐसा कुछ बताया गया कहीं नहीं, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, और ना ही ये उसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में क्या होना चाहिए था, बिकॉज द नेट चार्ज ऑफ डाइपोल इज 0, ये होना चाहिए था अगर होता। तो इसका मतलब आप बताओ कौन सा ऑप्शन हुआ, क्वेश्चन फिफ्थ है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, है ना। सी ऑप्शन का मतलब ये असर्शन इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ठीक है। नितिन कुछ कंफ्यूजन है क्या, कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बताओ फौरन, एक और चेक कर लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखो, चेक करो। इन द कंडीशन ऑफ ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, यही है ना असर्शन। सिक्स क्वेश्चन में, इन द कंडीशन ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ the net force and the torque on the dipole are 0। ये गलत है, अच्छा ठीक है, हाँ। और R में क्या है, इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम द डाइपोल मूवमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फॉल्स है कुछ लोग के अकॉर्डिंग। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं, क्वेश्चन तुम लोग रीड करना, क्योंकि यहां से हम रिमूव कर रहे हैं स्क्रीन से। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 6 है, जरा इसको चेक करके एक बार देखते हैं कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। इसलिए यहां जरा असर्शन रीड करो क्या था, क्वेश्चन तो है ना तुम लोग इन लोगों के पास में है, क्वेश्चन बताओ। नहीं नहीं वैसे तो आर्य कर देंगे, नहीं आर्य क्वेश्चन तो है ना हमारे ग्रुप में, हाँ तो वो रीड करो। 6 क्वेश्चन, एक मिनट, अब इसको चेक कर लेते हैं, बोले फिर पढ़ना नेक्स्ट पार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये कह रहे हैं ये यूनिफॉर्म है,
इसमें एक डाइपोल किसमें रखा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल कब होता है? जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पीई कॉस थीटा माइनस पीई कॉस थीटा। कॉस थीटा जब जीरो होगा तो माइनस पी रह जाएगी, और जीरो कब होगा? जब इसका डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, मीन डाइपोल मूवमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस चार्ज इधर हो और प्लस चार्ज इधर हो, इस सिचुएशन में होगा। अब नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स तो इसमें जीरो है, मैं कंफर्म है, क्योंकि जितना इस पे होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना इस पे होगा। क्या टॉर्क भी जीरो होगा? ये चेक करना है, ठीक है। एक मिनट अब चेक करके देख लेते हैं पहले। टॉर्क इक्वल्स टू होता है पी साइन थीटा, और यहां क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, और इन दिस केस द डाइपोल मूवमेंट हैज द डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन, दीज आर पैरेलल। So sin zero is zero. So torque is also zero. तो इन केस ऑफ स्टेबल तो एसर्शन करेक्ट है। इसमें यही तो कह रहे हैं, दोनों ही नहीं होंगे। एसर्शन में यही तो बोला गया ना, नेट फोर्स भी नहीं है और टॉर्क भी नहीं है, ये तो हो गया करेक्ट। अब जरा रीजन के बारे में बता दो क्या है। ये तो करेक्ट हो गया, रीजन क्या है? देख लो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही है, मतलब रीजन इज आल्सो ट्रू। क्यों उत्कर्ष, कुछ प्रॉब्लम लग रही है? रीजन में लग रही है। एप्लीकेशन में ये बोला था कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया जो कि यूनिफॉर्म है, तो क्या उस पे नेट फोर्स और सॉरी टॉर्क दोनों ही जीरो होंगे? क्या नहीं है? तो दे ही रखा है, जीरो होते हैं, है ना। तो यहां फोर्स अगर हम चेक करेंगे तो क्यूई इस पे अप्लाई होगा, क्यूई इस पे अप्लाई होगा, लेकिन इस वाले क्यूई पे किधर होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पे होगा अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट कितना होगा? क्यूई माइनस क्यूई, तो टोटल इज जीरो। ये क्वेश्चन भी करा चुके हैं। और जब टॉर्क की बात करते हैं तो वो होता है पी साइन थीटा। यहां हमें पता होना चाहिए पी और ई के बीच का एंगल, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, है ना। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब एंगल जीरो है। और एंगल अगर जीरो है तो थीटा के प्लेस पर जैसे जीरो रखेंगे साइन जीरो हो गया, तो टॉर्क भी जीरो हो गया। तो मींस इन केस ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल एंड आल्सो द टॉर्क ऑन द डाइपोल। तो एप्लीकेशन तो सही है। रीजन में क्या बोला था? पैरेलल होता है तो वो दिख रहा है हमें सामने से, डाइपोल मूवमेंट भी इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही कंसीडर किया है हमने, तो पैरेलल होगा, ये भी करेक्ट है। अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात है, क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? तो है, क्योंकि अगर ये पैरेलल नहीं होता तो एंगल ये जीरो कैसे होता, है ना। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो मतलब ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आर्या कैसे भी कैसे हो सकता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज मिनिमम। और मिनिमम के लिए क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? यू इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो मिनिमम होने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। हमने बताया था ना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू जब 1 होगी तभी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी होगी वो मैक्सिमम हो सकती है। अगर राइट हैंड में कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, चाहे वो साइन कॉस टेन कुछ भी है, और लेफ्ट हैंड की क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो, किसी इक्वेशन में दो ही तो पोजीशन होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाली कौन सी होती है? डिपेंडेंट, जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हो, जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है इसकी। तो उधर वाली में हमें अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आया, जब उसकी वैल्यू 1 होगी तभी लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम होगा, क्योंकि बाकी सारे एंगल की वैल्यू क्या होगी? 1/2 √3/2, है ना, 1/√2 लेफ्ट होती चली जाएगी, तो मैक्सिमम की एक ही सिचुएशन है 1 आ जाए वैल्यू। और कॉस जैसे ही जीरो हुआ एंगल वो 1 आ गया, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी हो गई, इससे कम तो पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए वो वाली कंडीशन सही है। ठीक है, खैर अब इसके बाद भी आ रहा है, कोई डाउट रहे तो फिर पूछ लेना। नेक्स्ट वाला देखते हैं, अब 8th पे। इसकी फ्रीक्वेंट डिस्टर्ब थी तो वापस आना पड़ेगा, मतलब हमें 4th पे आना पड़ेगा, शायद 8th ही है। द लाइटनिंग कंडक्टर, है ना, ये 8th है ना। द लाइटनिंग कंडक्टर एट द टॉप ऑफ ए हाई बिल्डिंग हैव द शार्प पॉइंटेड एंड्स। द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एट द शार्प पॉइंट्स इज वेरी हाई, रिजल्टिंग द सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रिक विंड। अब यहां हमें तुम लोगों को कुछ बताना पड़ेगा। पहली बात तो कोरोना डिस्चार्ज इस टाइम पे आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, और हाँ, और ये कॉन्सेप्ट यूज होता था बैंडी ग्राफ जनरेटर में, जो पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, अब नहीं है। कोरोना डिस्चार्ज या फिर इसका दूसरा नेम है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स पूरा। और हाँ, तो यहां जो
असर्शन है उसमें क्या बोल रहे हैं, द लाइटनिंग कंडक्टर एट द टॉप ऑफ ए हाई बिल्डिंग हैज द शार्प पॉइंटेड एंड, ऐसा होता है, ये सही है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहां से तुम लोग जाओगे तो क्लॉक टावर पड़ेगा हाई बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, उस पर एक रॉड लगी होती है, अब चढ़ के तो देखोगे नहीं, लेकिन उस रॉड पे उभरे हुए छोटे छोटे पॉइंट्स बने होते हैं, शार्प पॉइंटेड कंडक्टर। तो असर्शन बिल्कुल सही है क्योंकि यही लाइटनिंग डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाता है। अब रीजन की बात आ गई, द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एट द शार्प पॉइंट्स इज वेरी हाई रिजल्टिंग इन द सेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बेंड। तो ये रीजन भी सही है, मतलब क्योंकि जितनी रेडियस छोटी होगी डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना। और स्पेरिकल अगर पॉइंटेड एंड्स हैं तो वो स्पेरिकल हुए, तो क्या होना, उसका एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इट मींस ये डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, रेडियस पे, और रेडियस जितनी छोटी होती जाएगी डेंसिटी उतनी हाई होती जाएगी। तो पॉइंट एंड्स हैं तो छोटे ही है ना, तो डेंसिटी हाई होगी, ये भी सही है रीजन में। और ये क्या करेंगे, ये ज्यादा चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेडियस कम है कैपेसिटर का। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक आ गए इसलिए सुन लो तुम लोग ध्यान से, क्योंकि रेडियस है कम तो कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का डिपेंड करता है उसकी रेडियस पे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो रेडियस छोटी हो गई तो कैपेसिटेंस भी कम हो गया, मतलब उसके चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। और जब कोई भी लाइट उस पर फॉल होगी इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो चार्ज को क्या करेगा, ज्यादा तो होल्ड ही नहीं कर सकता, स्प्रेड आउट कर देगा बाहर की तरफ। और वो जब स्प्रेड आउट करेगा तो वो चार्ज एयर में जाके आयनाइजेशन क्रिएट कर देगा, मतलब एक इलेक्ट्रिकल बिल्ड सेटअप हो जाएगी जो बेसिकली उस क्लाउड को डिस्चार्ज करने के लिए यूज की जाती है, या लाइटनिंग स्पार्क को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें दो, हाँ पार्टिकल को एनर्ज करेगी तो वो बिल्ड कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल हो जाएगी पूरा। तो इसलिए जो भी क्लाउड मोस्टली निगेटिव होता है, इस पर भी कोई बात करेंगे क्यों पूरा, तो उसको जाके वो डिस्चार्ज कर देगी इलेक्ट्रिकल बिल्ड। लेकिन यहाँ कोरोना डिस्चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ असर्शन रीजन की बात हो रही है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो इसमें आंसर होना चाहिए क्वेश्चन 8 का 8, सॉरी 8 का 8, ठीक है ना। अब 9th में देख लेते हैं क्या होगा, 9th क्वेश्चन। सॉरी ये तो फिर से वही आ गया। यह है 9th, इफ देयर एग्जिस्ट ए कूलम्ब अट्रैक्शन बिटवीन टू, आर्या है ना, इफ देयर एग्जिस्ट ए कूलम्ब अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बोथ ऑफ देम may not be charged, और सेकंड क्या, रिपल्सन इफ द ट्रू टेस्ट बीइंग द चार्ज। यहां बताओ असर्शन में गिवन है पहले डी है, और भी आ गया तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है, असर्शन गिवन है इफ देयर एग्जिस्ट अ कूलम्ब अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज। सी का मीनिंग हुआ, सी मीन्स असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऐसा है क्या? रीजन सही होगा, अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन बॉडीज के बीच में भी हो सकता है, ग्रेविटेशन ऑफ ए बॉडी। अच्छा चलो अब क्वेश्चन तुम लोग रीड करना, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। रीजन की बात, अब देख लेते हैं इसको, छोड़ दो अब, ठीक है हो गया जितना होना था तुम लोगों से, अंदर देख लो। फर्स्ट कंडीशन में पूछा है, आर्या बताएंगे क्या पूछा है बेटा, क्या बोला है असर्शन में? एक मिनट, अब इसको जरा समझ लेते हैं। दो बॉडी, चार्ज बॉडीज में अट्रैक्शन तब होगा जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। नितिन इधर देख लो, बहस बाद में कर लेना। पहले दो बॉडीज में अट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब डिसिमिलर चार्ज होंगे, मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अब एक कंडीशन और इमेजिन करते हैं, यहां पर हमने एक बॉडी रख दी जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है ना, और यहां पर एक इसके क्लोज में हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लिया है जो कि हमें दिखाने में हमने दिखा दिया 6 प्लस है, ओनली 2 माइनस है इसमें, तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे ही हम इसके पास ले जाएंगे इसको, तो ड्यू टू द इंडक्शन द नेगेटिव चार्ज विल ड्यू हियर एंड पॉजिटिव चार्ज इज टू द बैक सरफेस हो जाएगा। अब आमने सामने कौन से चार्ज आ गए, पॉजिटिव निगेटिव, तो यहां अट्रैक्शन हो सकता है, जबकि दोनों ही बॉडी चार्ज नहीं है। स्टेटमेंट एक बार फिर से एक्सप्रेशन करो, तो सबको समझ में आ जाएगा।
assertion. If there exists polar attraction between two bodies, both of them may not be charged. Both of them may not be charged. May not be charged लिखा है, तो चार्ज होंगे तो भी कोलम्बिक अट्रैक्शन हो सकता है, और दोनों चार्ज नहीं है तब भी हो सकता है, एक चार्ज हो और दूसरी अनचार्ज हो, तो assertion इज करेक्ट, पहली चीज। अब रीजन पे आ जाते हैं, ये तो करेक्ट हो गया, रीजन देख लेते हैं। रीजन में क्या है बेटा? Repulsion is the real test of being charged. यस, ये क्वेश्चन स्टाइल में हमने कराया था तुम लोगों को, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कराया था ना। तो ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज ऑलवेज रिपल्सन। आप अगर एक चार्ज बॉडी किसी दूसरी बॉडी के पास ले जा रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो रही, तो यू आर नॉट श्योर कि जो सेकंड बॉडी है वो चार्ज है, क्योंकि जैसा आप यहां देख रहे हो ना, ये चार्ज नहीं थी तब भी अट्रैक्ट हो गई, तो ये ट्रू टेस्ट नहीं हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन का कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं है। लेकिन अगर आप एक चार्ज बॉडी दूसरी के पास ले गए और वो रिपल हो गई, तो डेफिनेटली इट इज चार्ज। रिपल्सन विदाउट न्यूट्रल बॉडी नहीं हो सकता कोलम्बिक थ्रू, सिर्फ अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो रीजन भी करेक्ट है, रीजन भी तो करेक्ट है। Yes, sir. अब ये बात आ रही एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है ये उसका, तो ये सही एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ट्रू टेस्ट सिर्फ रिपल्सन ही होता है, अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो वी आर नॉट श्योर बोथ द बॉडीज आर चार्ज। पूरा समझ में आ रही ना बात सबको? ठीक, तो ये 9th था हमारा, एक दो तो और हो ही सकते हैं अभी, वैसे ही लेट आपके तुम लोग ज्वाइन करते हो, तो 10th इसके बाद में। ये है 10th। A metallic shield is the form of a hollow cell may be built to block an electric field, और रीजन है in a hollow spherical cell the electric field inside it is zero at every point। तो सबसे पहले assertion की बात होनी चाहिए। A metallic shield in the form of a hollow cell may be built to block an electric field। hollow cell के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब assertion बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ऐसा हो सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन था, हमने शायद पूछा भी था कि अगर आप आउटसाइड कहीं जा रहे हैं, आउटसाइड द स्टेशन बाई कार और एनीथिंग, और रास्ते में लाइटनिंग थंडर या क्रिएट होता है, लाइटनिंग स्पार्क क्रिएट होता है, तो आपको क्या करना है? उसमें बहुत सारे ऑप्शन भी थे, जैसे कि विंडो ओपन कर लेंगे, कार के बाहर निकल के किसी पेड़ के नीचे चले जाएंगे वगैरह वगैरह। तो आप विंडो अगर खुली है तो क्लोज कर लेंगे, उस कंडीशन में ये हॉलो मेटेलिक सेल डेवलप हो जाएगी, कार लाइक वर्क करेगी और इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज नहीं आएगा, मतलब आप सेफ हैं। तो ये उसी से रिलेटेड है, और उसका जो रीजन गिवन है इन अ हॉलो स्फेरिकल सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज एट एवरी पॉइंट जीरो, ये भी सही है। तो assertion भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं हो तो hollow spherical cell, ये एक कंडक्टर हो गया, हाँ और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, हाँ, और यही दे रखा है कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज। तो इसका मतलब दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका आंसर होगा ए, बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion।